सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक दैट इज पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम और एलिमेंट्स। तो एटम की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कितनी होती हैं इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे मेंडलीफ हुए या मोजले हुए या बोहर हुए, इन्होंने एलिमेंट्स को किस बेस पे रखा गया था, कौन सी प्रॉपर्टी उन्होंने स्टडी की थी जिसके बेस पे उनको एक ही ग्रुप में रखा, एक पीरियड में रखा, ऐसा क्या देखा उन्होंने। तो आज सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक पे दैट इज एटॉमिक रेडियाई, या हम कह सकते हैं एटॉमिक रेडियस। ठीक, तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक रेडियस को कि एटॉमिक रेडियस होती क्या है। तो देखिए, आपको फिगर में दिख रहा होगा कि एटॉमिक रेडियस जो है, ये आप देख रहे हैं दो एटम हमने लिए हैं, एक है सोडियम और एक है लिथियम। ठीक है, ये सोडियम का एटम लिया, ये लिथियम का, ये दो एटम आपने लिए हैं। ठीक, अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, बात को समझिए। ठीक, अच्छा, आपने मैथ में सर्कल तो पढ़ा ही होगा। ठीक, ये सपोज सर्कल है और ये इसकी सेंटर है। तो अगर हम रेडियस की बात करें इन द टर्म ऑफ मैथ तो क्या कहेंगे कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे। क्लियर? तो रेडियस क्लियर हुई कि किसी सर्किल में सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस को हम रेडियस बोलते हैं। अच्छा, अब अगर एटॉमिक रेडियस की बात करें तो क्या बोलेंगे, तो देख लो यहां पर दो एटम हैं। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम देखिए, सोडियम में क्या है, सोडियम का सेंटर क्या है, ये, और ये क्या है, आउटर मोस्ट सेल। ठीक, अब देखो, अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात करेंगे तो न्यूक्लियस में जो सेंटर है उस न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोल सकते हैं, एटॉमिक रेडियस। यानी कि क्लियर हुआ एटॉमिक रेडियस क्या है। एटॉमिक रेडियस होता है कि किसी एटम में न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो हमारी एटॉमिक रेडियस होती है। ठीक उसी तरह जैसे रेडियस पता करते हैं कि सेंटर से सरकमफ्रेंस के बीच की डिस्टेंस रेडियस है, तो एटॉमिक रेडियस क्या हो जाएगी, किसी एटम के न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के बीच की डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, एटॉमिक रेडियस। इज इट क्लियर? ओके, अब बात करेंगे कि क्या हुआ कि ये एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन जो है क्लियर नहीं हो पाई। कई सारी रिसर्च बताती हैं कि जो एटम है उसकी एक डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। भाई आपने पढ़ा है कि एटम कैसा होता है, बोहर का मॉडल बता रहा था, स्फेरिकल होता है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन एक क्लोज सर्कुलर पाथ में, डेफिनेट पाथ में रिवॉल्व करते हैं। लेकिन उसके बाद एक और वेव मैकेनिकल थ्योरी आई जिससे उन्होंने बताया कि एटम या इलेक्ट्रॉन्स, अच्छा बोहर ने जो इलेक्ट्रॉन का कॉन्सेप्ट दिया था, उन्होंने माना था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। अच्छा, पार्टिकल है तो वो इसकी पोजीशन हम बता सकते हैं, वो हम कह सकते हैं कि पार्टिकल की एक पोजीशन होती है और वे एक डेफिनेट पाथ में मूवमेंट कर रहा है। लेकिन जब श्रोडिंगर आए, डी ब्रोगली आए, तो उन्होंने दो दो नेचर बताए किसी भी पार्टिकल के, या इलेक्ट्रॉन ही समझ लो। उन्होंने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल तो है, इसके साथ साथ ये वेव भी है, इसका ड्यूअल नेचर है। और अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मानोगे तो आप देखिए क्या कर सकते हो। आप ये देखो, ये आपने किसी एटम का न्यूक्लियस, एटम का स्ट्रक्चर बनाया, ये आपने न्यूक्लियस बनाया। अब स्फेरिकल तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो कैसे रिवॉल्व करेगा, कुछ इस तरह से रिवॉल्व करेगा, यानी कि वेव फॉर्म में करेगा। अब वेव फॉर्म में रिवॉल्व करेगा तो आप देख लो यहाँ पे कहाँ से आप रेडियस निकाल पाओगे, नहीं निकाल पाओगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार से ये जो कॉन्सेप्ट हो गया था, फेल हो गया था, यानी कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी एटम की एग्जैक्ट रेडियस हम पता कर पाएं। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उन्होंने एटम्स के दो मॉलिक्यूल लिए। देखिए, एक ये मॉलिक्यूल है और एक ये मॉलिक्यूल है। और उन्होंने क्या किया,
उन्होंने उन दो मॉलिक्यूल से एक कंपाउंड बनाया, या हम ये कह सकते हैं मॉलिक्यूल बनाया। दो एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। और उस मॉलिक्यूल में उन्होंने एटॉमिक रेडियस को डिफाइन किया। कैसे? कि एटॉमिक रेडियस जो है उन दोनों न्यूक्लियस के बीच की डिस्टेंस का हाफ होगी, ठीक है। देखो, जैसे यहाँ ये न्यूक्लियस है और यहाँ ये न्यूक्लियस है, इनके बीच की डिस्टेंस ए बी है, ठीक। और इसका अगर हाफ कर दोगे तो हमको मिल जाएगा ए बी बाई 2, यानी कि हमको ये जो डिस्टेंस है ये पता चल जाएगी। तो ऐसे एटॉमिक रेडियस हम लोगों को पता चल पाया। क्लियर हुआ एटॉमिक रेडियस? बताइए, ठीक। तो एटॉमिक रेडियस क्लियर हुई कि एटॉमिक रेडियस क्या होती है? हाफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट न्यूक्लाई ऑफ टू सिमिलर एटम इन टच विद ईच अदर। तो इस तरह से एटॉमिक रेडियस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा। अच्छा, एटॉमिक रेडियस की यूनिट क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम को हम 10⁻⁸ सेंटीमीटर में मापते हैं। अब बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो एटॉमिक रेडियस, जिन पर एटॉमिक रेडियस एक्चुअली डिपेंड करती है। तो एटॉमिक रेडियस मेनली दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक तो सेल्स पे के, एल, एम, एन, और दूसरा न्यूक्लियर चार्ज किसी एटम के उस पर। न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है? न्यूक्लियर चार्ज होता है एक्चुअली न्यूक्लियस में जितना चार्ज प्रेजेंट हो, यानी कि प्रोटॉन की नंबर्स अगर बढ़ते जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। तो न्यूक्लियस के चार्ज को हम न्यूक्लियर चार्ज बोलेंगे, ठीक है। तो अब इसकी बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप में किस तरह से उसका ट्रेंड होता है। क्या होता है कि अगर हम ग्रुप में एटॉमिक रेडियस की बात करें तो आपको देखिए, हमने सबसे पहला ग्रुप लिया है हाइड्रोजन को छोड़ के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ये देखिए, ये हमने सबसे पहला ग्रुप लिया है और उसके एलिमेंट को हम डिस्कस कर रहे हैं कि किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, आपको फिगर से साफ क्लियर समझ में आ रहा है ना कि किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जाएंगे तो एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि सेल्स बढ़ते जाते हैं, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं, ठीक है। आप देखो फिगर भी, लिथियम का छोटा सा फिगर है, उसके बाद सोडियम थोड़ा सा बड़ा, पोटेशियम थोड़ा सा बड़ा, रुबिडियम और बड़ा, सीजियम और बड़ा। और हम जानते हैं न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस, यही तो हमारी कहलाएगी एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो क्लियर? तो ऐसे क्या हुआ? सेल बढ़ा ना, तो उस वजह से क्या हुआ? एटॉमिक रेडियस बढ़ जाती है। तो आप समझ गए कि ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस क्या होगी? बढ़ेगी। भाई आप देखो, लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 3। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2,1। सोडियम का करेंगे तो 2,8,1। पोटेशियम का करेंगे तो 2,8,8,1 आएगा। तो यहाँ पे देखो, पहले केवल और केवल 2 सेल थे, फिर 3 हो गए और अब 4 हो गए। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे तो सेल्स बढ़ेंगे और उस वजह से एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। क्लियर? तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एटॉमिक रेडियस पीरियड में क्या होता है। एटॉमिक रेडियस में तो देखो, पीरियड में क्या होता है? एटॉमिक रेडियस घटती है। पीरियड मीन समझ रहे हो ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर। आप देखिए फिगर से साफ क्लियर हो रहा है। अगर लिथियम की बात करो तो रेडियस सबसे ज़्यादा है, फिर बेरिलियम की, फिर बोरॉन की, और जैसे इधर जाते जाओगे आप, एटॉमिक रेडियस क्या होती जाएगी? घटती जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? अब यहाँ पर हम बात करेंगे चार्ज की। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ेंगे और जिसकी वजह से क्या होगा? न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो वो जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लाएगा, और जब खींच लाएगा तो उस वजह से क्या होगा? ऑर्बिटल थोड़ा सा श्रिंक कर जाएगा, सिकुड़ जाएगा। समझ में आया? बोलो, क्लियर? इसके बाद आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ेंगे। ये चीज़ क्लियर हुई? देखिए, आप इसको एक ऐसे फिगर से समझते हैं, मान लो ये आपका एटम है, ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस पे चार्ज जो है ये बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा, बढ़ता जा रहा।
और ये यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अच्छा, इसका चार्ज काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी गाइंट हो गया, बहुत बड़ा हो गया, तो ये क्या कर गया, इलेक्ट्रॉन को तुरंत अपनी ओर खींच लेगा, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगा,